पेड़ पौधे और वन्य जीवन ही हमारे पर्यावरण का निर्माण नहीं करते, बल्कि हवा, पानी, धरती और हरियाली, जिन पर हम और सभी जीव जंतु निर्भर करते हैं, इन सभी का एक अति सूक्ष्म ताना बाना है जिंदगी बसर करने के लिए। हमारी प्राथमिक जरूरतें जैसे रहने के लिए जगह, भोजन, पानी, कपड़ा, ये सभी हमें अपने पर्यावरण से ही मिलते हैं। खेतीबाड़ी और औद्योगिक विकास दोनों ही हमारे पर्यावरण के प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करते हैं। आज भारत का पर्यावरण एक चिंताजनक और दुखदायी दृश्य पेश करता है, क्योंकि धीरे धीरे सारी की सारी उपजाऊ जमीन बंजर होती जा रही है। लकड़ी की रोजमर्रा की जरूरत दिन ब दिन बढ़ने की वजह से सारे जंगल मरुभूमि में तब्दील होते जा रहे हैं। यही हाल हिमालय का भी है, जो कभी हरा भरा था, लेकिन अब सिर्फ बर्फ से ढकी हुई चट्टानें ही नजर आती हैं। भारत जैसे विकासशील और घनी आबादी वाले देश की प्राथमिक और मूलभूत जरूरत धरती और जंगल है। जंगलों से न सिर्फ हमें इमारती लकड़ी या जलाने की लकड़ी ही मुहैया होती, बल्कि खाने के लिए अनेक प्रकार के फल, फूल, कंदमूल और जड़ें भी मिलती हैं। हमारे देश की लगभग 2/3 आबादी अपनी आजीविका के लिए खेतीबाड़ी पर पूरी तरह से निर्भर है। ये पेड़ पौधे सदियों से हमारी औषधियों का स्रोत रहे हैं। हमारी आदिवासी जातियां भी इन्हीं पेड़ पौधों से प्राप्त औषधियों का इस्तेमाल करती रही हैं, और आज भी हम इन्हीं पेड़ पौधों से प्राप्त जड़ी बूटियों का प्रयोग अपनी आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में कर रहे हैं। अब नीम को ही ले लीजिए, जो न जाने कितने ही रोगों के उपचार और निदान में काम आता है। नीम का एक मुख्य रसायन मॉस्किटो रेपेलेंट अथवा मच्छर भगाने वाली औषधि के रूप में इस्तेमाल होता रहा है। यही नहीं, नीम की खली का प्रयोग कीटनाशक और भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में भी उपयोगी है। भूमि का निम्नीकरण उन लोगों को बुरी तरह से प्रभावित करता है जो इन पर निर्भर करते हैं। भूमि एवं वन जैसे संसाधनों के निम्नीकरण से चारा, भोजन, पानी का ग्रामीण क्षेत्रों में अभाव हो जाता है। आज भी गांव में पानी ढोती गृहिणियों की तस्वीर उनकी एक दर्द भरी दास्तान सुनाती है, जिससे आप खुद ही देश की तरक्की का अंदाजा लगा सकते हैं। अब सवाल ये है कि बंजर भूमि है क्या? एक आम आदमी की दृष्टि में विस्तृत, अनुपजाऊ, जुताई रहित धरती ही बंजर भूमि है। उसके लिए ये बताना एक कठिन कार्य होगा कि अमुक भूमि बंजर है भी या नहीं। इस संदर्भ में हरियाणा स्थित मेवात क्षेत्र की अरावली श्रृंखला अगर लें तो हम पाएंगे कि अत्यधिक शुष्क जलवायु, प्रदूषित पानी, कभी बाढ़ तो कभी सूखा एक के बाद एक होने के कारण जमीन का उपजाऊपन जाता रहा है। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड के अनुसार बंजर भूमि वो भूमि है जो वनस्पति पैदा करने में अक्षम हो, अपनी उर्वरा शक्ति खो बैठी हो, क्षमता से बहुत कम उपजाऊ हो, अन्न की पैदावार आर्थिक रूप से भी बहुत कम हो, व उसका पारिस्थितिक संतुलन भी अस्थिर हो तथा पर्यावरण से क्षीण या प्रभावित हो गई हो। वैज्ञानिकों के अनुसार भूमि के अनउपजाऊ होने के 5 मुख्य कारक हैं: वनों का कटना, अधिक चराई, एक ही जमीन पर बार बार एक ही फसल का रोपण, अकुशल सिंचाई, अयोजनाबद्ध नगरीकरण और अयोजनाबद्ध औद्योगिकरण। अधिकतर जंगलों की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, क्योंकि पेड़ों के कटने से सूरज की किरणें सीधी मिट्टी पर ही पड़ती हैं, जिससे सूखी वनस्पतियां तेजी से सड़ने लगती हैं। परिणाम स्वरूप मिट्टी सूखकर सख्त और कठोर हो जाती है। ऐसी मिट्टी को हम लैटेराइट कहते हैं, जिस पर वनस्पतियां नहीं पनप सकती। इस दौरान वाष्पशील नाइट्रोजन, जो कि प्रोटीन का मुख्य तत्व होता है, धीरे धीरे वाष्पित हो जाता है और अब पैदा होते हैं छोटे छोटे जंगली पेड़ पौधे, जिन पर फिर से दबाव पड़ता है। अधिक चराई और अत्यधिक कृषि उत्पादन से भूमि अपनी उर्वरा शक्ति खो देती है। ऐसी स्थिति में निम्नीकरण और भूमि के कटाव की प्रक्रिया बढ़ जाती है। पेड़ पौधे और घास की जड़ों का विकास इस तरह से होता है कि वे ऊपरी मृदा
अथवा टॉप सॉइल को बांधे रखते हैं। साथ ही साथ पौष्टिक तत्वों को भी रोकते हैं जो पौधों के विकास के लिए जरूरी हैं। जमीन के निम्नीकरण से मृदा अपरदन न सिर्फ हवा द्वारा बल्कि पानी के बहाव से भी बढ़ जाता है। ऊपरी मिट्टी के साथ साथ उसके पोषक तत्व भी बह जाते हैं, जिसके कारण मिट्टी अपनी उत्पादन क्षमता खो देती है। पहाड़ों पर अयोजनाबद्ध और अकुशल कृषि कार्य मृदा अपरदन को बढ़ावा देते हैं। इसके विपरीत मृदा अपरदन को परंपरागत कृषि वन संबंधी कार्यक्रम एग्रो फॉरेस्ट्री के द्वारा रोका जा सकता है, जिनमें पेड़ और पौधों को एक साथ उगाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ मरुस्थल की मिट्टी में नमी ना होने के कारण पोषक तत्वों का हमेशा अभाव रहता है, क्योंकि ये मिट्टी हवा से स्थानांतरित होती रहती है। भारत की लगभग 180 लाख हेक्टेयर जमीन को वायु अपर्दित भूमि घोषित कर दिया गया है। अनुमान लगाया गया है कि भूमि की सतह की 53,000 लाख टन से भी अधिक मिट्टी प्रतिवर्ष अपर्दित हो रही है। अपर्दित मिट्टी का 29% समुद्र में तथा 10% बांध एवं नहर में सिल्ट अथवा गाद के रूप में जमा हो रहा है, जिसके कारण इनके पानी ग्रहण करने की क्षमता में कमी आ रही है। अकुशल सिंचाई के कारण भी भूमि बंजर हो रही है। साथ ही साथ पानी का जल स्तर घट रहा है। जरूरत से ज्यादा सिंचाई की वजह से मृदा, जल एवं वायु के अनुपात का संतुलन बिगड़ रहा है, जो पौधों के विकास के लिए हानिकारक है। यही नहीं, उस स्थान का जल स्तर बढ़ने की वजह से मृदा जलाक्रांत हो जाती है। जलाक्रांत मिट्टी में खड़े ना रह पाने के कारण पौधे डूब जाते हैं। जलाक्रांत मिट्टी में वायु की कमी के कारण जड़ों की श्वसन क्रिया धीमी पड़ जाती है, जिसके कारण संकुलता आ जाती है। अंततः पौधे मर जाते हैं। परिणाम स्वरूप हर साल अकुशल सिंचाई के कारण न जाने कितने ही हेक्टेयर जमीन बंजर होती जा रही है। जिन इलाकों का तापमान अधिक होता है, वहां मिट्टी में लवण की मात्रा अधिक होती है। कारण है वाष्पीकरण, यानी मिट्टी से पानी उड़ने के बाद पीछे रह जाते हैं लवण। सिंचाई एवं वाष्पीकरण चक्र के कारण जमीन की सतह पर सलेटी या सफेद रंग की परत जम जाती है। जब लवण की मात्रा 2000 से 3000 प्रति 10 लाख भाग तक पहुंच जाती है, तो यही मिट्टी पौधों के लिए विषैली सिद्ध होती है। लवणता के कारण हमें लगभग 65 लाख टन कृषि उत्पादन भूमि को खोना पड़ रहा है। भारत में 90 लाख हेक्टेयर भूमि लवण से प्रभावित है। इस प्रकार की भूमि में कई घुलनशील लवण होते हैं, जिनमें सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट प्रमुख हैं, जो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। भूमि में लवण की मात्रा अधिक होने के कारण सिंचाई अथवा मृदा द्वारा पौधों की जल अवशोषण क्षमता में कमी आ जाती है, जिसके कारण सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी मृदा पारगम्य होती है, जिसे जल के निक्षालन यानी लीचिंग क्रिया के द्वारा आसानी से दोबारा कृषि योग्य बनाया जा सकता है। निक्षालन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सॉइल प्रोफाइल में बहते हुए जल के साथ घुलनशील पोषक तत्वों का नीचे की तरफ गमन होता है। सिंचाई के अतिरिक्त औद्योगिकरण और शहरीकरण से भी कृषि उत्पादनशील भूमि का पतन हुआ है। सन 1950 से लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर कृषि उत्पादन भूमि अनियमित और अव्यवस्थित कस्बों और शहरों के विकास के नाम पर हड़प ली गई है। दिल्ली एवं कई महानगरों के आसपास की कृषि योग्य भूमि को घर बनाने और उद्योग लगाने के लिए काम में लाया जा रहा है। ये ऐसी जमीन है जो कि आर्थिक विकास की वजह से औद्योगिकरण और शहरीकरण के नाम पर हमेशा के लिए समाप्त हो गई है। ये कृषि योग्य भूमि के पतन का एक कारण है। शहरीकरण और औद्योगिकरण का एक और ज्यादा हानिकारक पहलू जल प्रदूषण है। केवल शहरीकरण से ही 286,000 मीट्रिक टन गंदा पानी शहरों द्वारा नहरों, झीलों और गड्ढों में पहुंचाया जा रहा है। इसी प्रकार औद्योगिक बहिस्त्राव से भी कृषि योग्य भूमि का बंजर जमीन में परिवर्तन हो रहा है। इस औद्योगिक बहिस्त्राव से आंतरिक एवं तटीय दोनों ही पानी के स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप जीना दुर्लभ हो गया है। वनों के कटने से ये साफ जाहिर होता है कि ये उद्योगपतियों
और कोलोनाइजर्स के लालच का नतीजा है। बंगाल में आए भयंकर अकाल के दौरान सन 1943 में बहुत से सुरक्षित वनों की भूमि को कृषि कार्यों में लाया गया। खाद्य पदार्थों की कमी के दौरान पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ों के ढालों को भी कृषि कार्यों के अंतर्गत लाया गया। इन ढालों पर पानी और हवा के कारण मृदा अपरदन बढ़ता गया, जिससे धीरे धीरे जमीन बंजर होती गई। वनों के कटाव और उसके साथ साथ भूमि निम्नीकरण की मौलिक कहानी कमोवेश पूरे देश में एक जैसी ही है, चाहे कारण कुछ भी हो। औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण इमारती लकड़ी की जरूरत को पूरा करने के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की गई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लाखों टन लकड़ी को विभिन्न अस्त्र शस्त्र बनाने के काम में लाया गया था। औद्योगिक निर्माण और रेलवे पटरियों की जरूरत को पूरा करने के लिए पश्चिमी घाट के पर्णपाती और सदाहरित वनों तक को नहीं छोड़ा गया। भूमि का खनन वनों के कटने की एक अहम वजह है। उत्तर प्रदेश के एक पर्वतीय स्थल मसूरी में चूना खानों के खनन का परिणाम दिल को दहला देता है। सन 1970 में 90 चूना खानों में से 30 चूना खाने सुरक्षित वनों के अंतर्गत थीं। चूना खानों के खनन के लिए इन सुरक्षित वनों को काटकर यातायात के लिए सड़कों का निर्माण किया गया। सड़क निर्माण के दौरान वनों के कटने से हरे भरे पहाड़ जर्रों में बिखर गए और परिणाम स्वरूप वन भूमि बंजर भूमि में तब्दील हो गई। इस प्रकार मनुष्य के कार्यों अथवा प्राकृतिक आपदाओं की वजह से ही बनती है भूमि बंजर। प्रायः मनुष्य का लालच ही भूमि कटाव का कारण बनता है, जो बंजर भूमि को जन्म देता है। ये बंजर भूमि आमतौर से 3 प्रकार की होती है। मृदा अपरदन से प्रभावित कृषि भूमि, निम्नकृत वन भूमि, भूमि निम्नीकरण जिसके मुख्य कारण हैं सीवरेज एवं औद्योगिकरण बहिस्राव की निकासी, कूड़े करकट के ढेर और अत्यधिक सिंचाई के कारण भूमि का लवणीकरण। क्या हमारे पास मानव द्वारा निर्मित अथवा प्राकृतिक आपदाओं का हल है? निश्चय ही ऐसे कुछ तरीके हैं जिनसे बंजर भूमि को दोबारा हरा भरा बनाया जा सकता है। आज विस्तृत शोध के फलस्वरूप बंजर भूमि को बनने से रोकने के लिए कई तकनीकें उपलब्ध हैं। हाल ही में मल जल का इस्तेमाल मिश्रित कृषि प्रणाली मॉडल द्वारा किया गया है। स्पिरुलिना नामक पौष्टिक शैवाल का मिश्रित कृषि प्रणाली द्वारा उत्पादन किया जा रहा है, जिसका मुर्गी और मछली के आहार बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। स्लज अथवा आपक मलजल की एक ऐसी उपज है जिससे बायोगैस का उत्पादन किया जाता है। बायोगैस बनने के पश्चात बचे अवशेष को भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के काम में लाया जाता है। सिंचाई, अभिकृत जल को खेतों की सिंचाई, घरेलू कामों में एवं पशुओं को पानी पिलाने के काम में लाया जाता है। मलजल का उपयोग मछलियों की अनेक जातियों के उत्पादन में किया जाता है। आजकल कूड़ों के ढेरों को कंपोस्ट खाद बनाकर खेती की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में तथा वनारोपण और सब्जियों के उगाने में भी काम में लाया जाता है। अभिकृत जल का इस्तेमाल वनस्पतियों की अनेक जातियां जैसे यूकेलिप्टस, पॉप्युलस, सुबाबुल, सब्जियां एवं दूसरी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण वनस्पतियों को उगाने में किया जा रहा है। इसी प्रकार आजकल औद्योगिक बहिस्राव का इस्तेमाल यूकेलिप्टस कैलेंडुलेंसिस को उगाने में किया जा रहा है। इस यूकेलिप्टस की जाति को माचिस बनाने तथा औषधियों में एवं अन्य निर्माण कार्यों में इस्तेमाल किया जा रहा है। बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के 5 मुख्य उद्देश्य हैं। मृदा की बनावट एवं गुणवत्ता में सुधार लाना, पानी की उपलब्धता एवं गुणवत्ता में सुधार लाना, मृदा अपरदन, भूस्खलन एवं बाढ़ को रोकना, जैविक संसाधनों को सुरक्षित रखना, बंजर भूमि को उपयुक्त कृषि कार्यों में लाना। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्त्रियों द्वारा पश्चिमी बंगाल के बांकुरा गांव में एक जन आंदोलन शुरू किया गया। इस आंदोलन को महिला विकास केंद्र CWDS, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO और ग्रामीण महिला कार्यक्रम के सहयोग से चलाया गया। आज
बामनी सिंगनी पहाड़ी पर खड़ा ये इकलौता साल का पेड़ इस हरी भरी धरती के उजड़ने की दास्तान का खामोश गवाह है। बांकुरा के हरे भरे जंगल गायब हो गए। अब बची है मीलों लंबी बंजर धरती जो जीविका का साधन नहीं बन सकती। बांकुरा की आबादी का एक बड़ा हिस्सा वो आदिवासी हैं जो जंगल को जीवन का महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। इकोलॉजिकल असंतुलन ने उन्हें गरीबी की रेखा के नीचे धकेल दिया और बांकुरा पश्चिमी बंगाल के सबसे गरीब और पिछड़े जिलों में गिना जाने लगा। जंगलों के दिल को चीरती हुई सड़कें बनी और इन सड़कों पर जमा हुए व्यापारी और ठेकेदार। मुनाफे की अथक दौड़ ने जीवन का पूरा ढांचा तबाह कर डाला। जंगलों से फल और शहद खाने वालों को अब पेट भरने के लिए रूखी और बंजर जमीन पर आश्रित होना पड़ा। धीरे धीरे बेईमान व्यापारियों और महाजनों ने ये जमीन भी लोगों से छीन ली। इस क्षेत्र के लोगों को साल में 4 बार गैर इंसानी हालात में भी परदेशों में जाकर कृषि मजदूरी करने पर मजबूर होना पड़ता। CWDS ने रोजगार देने वाले कार्यक्रम के समन्वय की जिम्मेदारी लेने का प्रस्ताव रखा। जंगलों और महिलाओं के अटूट रिश्ते को देखते हुए ये माना गया कि प्रस्तावित कार्यक्रम बांकुरा की पड़ती धरती को फिर से उपजाऊ बनाने के कार्य के साथ जुड़ा होना चाहिए। एक ऐसा सपना जहां बंजर जमीन तब्दील होती दिखाई दी अर्जुन और रासन के हरे बागान में और दिखाई दी महिलाएं सामूहिक रूप से तसर रेशम के कीड़े पालन करती हूँ। प्रोजेक्ट ने 400 एकड़ पड़ती भूमि को उपजाऊ बनाया है। इसे 21 महिला समितियों की 1700 महिलाओं का योगदान प्राप्त है। अपनी पूरी जिंदगी में हमने ककून नहीं देखे थे, लेकिन आज इतनी सीमाओं को पार करके हमने ककून पैदा किए। यह सोचकर हम बहुत खुश हुए। अपने गांव में हमने एक संगठन खड़ा किया, किसी एक के हित के लिए नहीं बल्कि गांव की सभी महिलाओं के हित के लिए। हमने तसर बागान तैयार किया, एक ऐसी जगह पर जहां कभी कुछ नहीं उगता था। हमने अपना संगठन बनाया और मर्दों को मजबूर किया जमीन देने पर, और उसके बाद हमने एक तसर बागान तैयार किया। इस बागान में हमने अर्जुन और आसन पेड़ लगाए जिससे कि गरीब औरतें अपनी जीविका कमा सकें। फिर भी केवल वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल ही इस समस्या का हल नहीं है। इस तकनीकी हल को कार्य रूप में तभी लाया जा सकता है जबकि तकनीकी संसाधन सुलभ हों। स्थानीय लोगों का सामाजिक, वानिकी एवं भूमि सुधार के कार्यों में हिस्सा लेना ही एकमात्र उपाय है। पिछले 2 दशकों के अनुभव से ये प्रदर्शित हुआ है कि बंजर भूमि का विकास लोगों की उत्प्रेरणा एवं उनके सक्रिय सहयोग से उपलब्ध तकनीकों को काम में लाकर संभव हुआ है। बंजर भूमि को हरा भरा बनाना एक सहकारिता है, ना कि होड़, जो कि हमारे आने वाले कल के लिए मौजूदा जीवन शैली का आधार है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि हम अपने पर्यावरण के अनुरूप रहें और बंजर भूमि की चलती जा रही प्रक्रिया को जड़ मूल से समाप्त कर दें।